जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ईपीएफओ ने फोरम नंबर 11 को रिवाइज कर दिया, यानी कि बदल दिया, नया फोरम लॉन्च कर दिया है। और ये जो नया वाला फोरम है कुछ इस तरीके से है। हालांकि आज के डेट में अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, गूगल पे लिखोगे फोरम नंबर 11, देखिए पीएफ का, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने खुद से बनाया है या फिर ईपीएफओ का कोई पुराना वाला फॉर्मेट है या फिर ईपीएफओ ने खुद से कोई नया फॉर्मेट जारी करके उनको दिया है, क्योंकि लेकिन अभी के समय में ईपीएफओ की वेबसाइट पे केवल 2 फोरम है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला नया वाला है। इसको जो पुराना वाला है ईपीएफओ ने बोला है कि भैया ये अब आपको नहीं फिल करना है, ये एक्सपायर हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, अब आपको ये वाला फॉर्म ही भरना है। अब ये फॉर्म टोटल 5 पेज का है, लेकिन आपको यहाँ पे 7 पेज देखने को मिल रहा होगा। बाकी का 2 पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर है। देखिए ऑर्डर है, ऑर्डर किया गया है कि भैया यही वाला यूज करना है, और दूसरा सर्कुलर भी जारी किया गया है। अब देखिए इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, काफी ज्यादा डिटेल्स में बात किया था, तो और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो सर्कुलर के पार्ट को स्किप कर देते हैं। अगर आपको जानना है सर्कुलर का पार्ट, ऑर्डर का पार्ट देखना है, तो इसके लिए वो पुराना वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फोरम नंबर 11 को आपको फिल कैसे करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फोरम है ना, ये फॉर्म 2 टाइप के एम्प्लॉइज को भरना होता है। एक तो बिल्कुल ही नए हैं, फ्रेश है, कहीं भी काम नहीं किया है पीछे, तो उनको फिल करना होता है। और एक तो ये है कि जो पिछली कंपनी में काम उन्होंने किया था उनको फिल करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या डिफरेंट है दोनों में, आगे पता चलेगा इसी वीडियो में। सबसे पहले तो आपको नाम एंटर करना है, नाम बिल्कुल सही से एंटर करना है। उसके बाद से टाइटल में जो भी आप लगाते हैं यहाँ पे टिक करना है, देखिए प्लीज टिक लिखा हुआ है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल ठीक एंटर करना है, और यहाँ पे आपको फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम एंटर करना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मिस्टर, तो आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये खाली जगह है ना, इस पे आपको लिखना है, एक एक अक्षर यहाँ पे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखिए, बहुत ही बढ़िया साफ साफ लिखिए। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 4 नंबर का ऑप्शन देखने को मिला है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में यहाँ पे फादर और हस्बैंड दिया हुआ है, तो आपने इनका नाम लिखा है, ये आपके हस्बैंड है या फिर फादर है, वो यहाँ पे टिक करना है, देखिए नीचे टिक करना है, प्लीज टिक लिखा है। उसके बाद से जेंडर पे आपको टिक करना है, प्लीज टिक। यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे ई नहीं लिखा है, नहीं कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर आप नहीं लिखेंगे और ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने लिख लिया है। अब ईमेल आईडी आपको लिख लेना है। इफ एनी लिखा है, यानी कि है तो ही लिखना है, लेकिन आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि आगे जब भी पीएफ के काम करेंगे ऑनलाइन यूएन पोर्टल पे, तो आपको आसानी होगी उसके लिए। तो देखिए अब 8 नंबर का जो ऑप्शन है, 8 नंबर का ऑप्शन सबके लिए नहीं है। देखिए 8 नंबर और 9 नंबर का ऑप्शन केवल उनके लिए है जिन लोगों ने पहले कभी भी काम किया है, यानी कि इससे पहले आप पुरानी कंपनी में काम कर रहे थे और पुरानी कंपनी आपका पीएफ काट रही थी, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार ही जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो देखिए जो लोग जॉब कर रहे थे वो यहाँ पे एस पे टिक करेंगे, और जो लोग नहीं जॉब कर रहे थे भैया वो नो पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर में सेम है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 8 नंबर है ना, 8 नंबर में बेसिकली पूछा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में के आप मेंबर थे, यानी कि जो आपका पीएफ का पैसा कटता है उसमें 2 टाइप का पैसा कटता है, पीएफ का और पेंशन का, दोनों ही अलग अलग होता है, दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। पीएफ का पैसा आपके सैलरी से 12% कटता है और आपका एम्प्लॉयर 3.67% जमा करता है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर एक और कंट्रीब्यूशन जमा करता है 8.33%, वो आपका ईपीएस में जाता है। देखिए ईपीएस वाला ये है पेंशन स्कीम। तो क्या आप पेंशन स्कीम के मेंबर हैं? तो देखिए अगर आप ही के समय में बात की जाए 2014 के बाद से जो आपकी लिमिट है, सीलिंग लिमिट है, वो 15,000 है। 15,000 से ज़्यादा का आपका वेज है तो आपका यहाँ पे इस स्कीम में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको नो कर देना है। हालांकि मैक्सिमम लोगों के इसमें रहता है ये रजिस्ट्रेशन, तो आप अपना पासबुक चेक कर लीजिए। पासबुक में अगर आपका पेंशन का पैसा भी जमा है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, पेंशन का पैसा नहीं जमा है तो नो कर देना है। और यहाँ पे पीएफ का जमा है तो आपको यस करना है। पीएफ के मेंबर थे ही नहीं या फिर पुरानी कंपनी ऐसी है कि उसमें पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा कुछ नहीं कटता था, तो आप दोनों पे ही नो कर दीजिए, भले ही आपने काम किया है। अब उसके बाद से जिन लोगों ने यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर भरा है उनको यहाँ पे 10, 11, 12 भरना पड़ेगा। देखिए 10, 11, 12 में क्या है, अगर आपने पुरानी कंपनी में काम किया है तो पुरानी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट का पूरा डिटेल आपको देना है। यूएन नंबर क्या था, अगर यूएन नंबर सेम है तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पे और लिखा है, यानी कि पीएफ का मेंबर आईडी, तो मेंबर आईडी आप यहाँ पे दे दीजिए जो भी आपकी मेंबर आईडी है। अब यहाँ पे रीजनल कोड लिखा है, ऑफिस कोड लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट आईडी लिखा है,
एक्सटेंशन लिखा है और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे टोटल 22 डिजिट का होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल कोड में कुछ इस तरीके से आपके शुरू के 2 लेटर होते हैं, बाद में 3 लेटर ये होता है, और उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट कोड जो इस लेटर के बाद चालू होता है ना, वो होता है, और उसके बाद से एक्सटेंशन में यहाँ पे 00 लग जाएगा, या फिर आपके केस में अगर 00A है या फिर 1 है तो वो आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम केस में 000 ही होता है, तो आपको 000 ही लिखना है। उसके बाद से एक्चुअल में अकाउंट नंबर आपका ये होता है पीछे वाला, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको फिल करना था। अब आगे का क्या ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आप ने कहीं पिछली कंपनी में काम नहीं किया, तो आपके लिए नहीं है, खाली छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर पे आपको डेट ऑफ यहाँ पे एग्जिट लिखना है, जो भी प्रीवियस कंपनी में आपने एग्जिट किया है। भैया पिछली कंपनी में आप काम कर रहे थे तो उसमें छोड़ा होगा तभी नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं ना, कहीं ओवरलैप होगा तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा काम किया ईपीएफओ ने। तो यहाँ पे आपने कब छोड़ा था वो डेट लिखना है, जैसे कि 1 तारीख को छोड़ा है तो 01 आ जाएगा, 7वें महीने में छोड़ा है तो 07 आ जाएगा, और अगर आपने 2020 में छोड़ा है तो यहाँ पे 2020 आ जाएगा 2020। अब उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई स्कीम सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका नंबर है तो आपको यहाँ लिखना है। कोई पीपीओ नंबर जारी हुआ है तो वो आपको यहाँ लिखना है, और नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 12 तक हो गया। ये जो ऑप्शन थे 10, 11, 12 ये उन लोगों के लिए थे जो लोग पिछली कंपनी में काम किए थे और उनका पैसा कटा था। अब अगर आपका कटा ही नहीं था तो आपके लिए भी नहीं है। अब देखिए 13 नंबर में आएंगे। 13 नंबर से सबके लिए है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इंटरनेशनल वर्कर हैं, या है इंटरनेशनल वर्कर, तो आपको यस पे टिक कर देना है, नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे 13A में बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पे यस टिक किया है तो यहाँ पे आपको ब्यूरोड देना है। अब यहाँ पे देना है कि भैया अगर आप हाँ है तो किस कंट्री से हैं उसका नाम इधर लिखना है। पासपोर्ट नंबर आपको एंटर लिखना है। भैया अगर इंडिया में रह रहे हैं, पासपोर्ट आपको बना होगा तो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर जो भी है वो लिख दीजिए। कब से कब तक का वैलिड है यहाँ पे देखिए ये फिल करना है, यहाँ कब से और कब तक के लिए वैलिड है वो आपको डेट लिखना है। वो ध्यान रखना है DD, और YY के फॉर्मेट में रखना है। अब मान लीजिए कि आपका 25 दिसंबर 2025 तक वैलिड है तो आपको लिख देना है इधर 25 दिसंबर यानी कि 12/1/2 और 2025 तो 2025। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। कोई व्यक्ति ऐसा है नॉन मैट्रिक है तो इधर टिक करना है, मैट्रिक है तो इधर है, सीनियर सेकेंडरी है तो इधर है, ग्रेजुएट है तो इधर है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे टिक करना है, डॉक्टर है तो यहाँ, और टेक्निकल प्रोफेशनल है तो यहाँ टिक कर देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में अगर एम्प्लॉई मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड पे सेलेक्ट कर लेना है, अनमेरिड है तो अनमेरिड में सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे विडोवर का ऑप्शन है, डिवोर्स का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर में आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उनके लिए ऑप्शन है यस है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकोमोटिव है या विजुअल है या फिर हियरिंग में प्रॉब्लम है तो वो आपको टिक करना है। अब उसके बाद से हम आ जाते हैं, देखिए तीसरे नंबर पेज पे आ गए हैं, ये शायद तीसरा पेज ही है, देखिए 3 हाँ तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं। अब इसमें आपको 17 नंबर के ऑप्शन में फिल करना है KYC डिटेल। KYC डिटेल में देखिए 3 चीज़ तो आपको फिल करना चाहिए कंपलसरी। हालांकि यहाँ पे स्टार मार्क केवल एक ही में है, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट का यहाँ बताया गया है कि देखिए नेम एज ऑन KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है जो कि आपके बैंक खाते पे लिखा हुआ है। और ध्यान रखें कि आपका जो बैंक खाता है उसमें नाम मैच नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो पहले जो गलत है उसे आप करेक्ट करवा के ही तो ये फॉर्म फिल करें। उसके बाद से नंबर यहाँ पे लिखना है, आपको जो भी अकाउंट नंबर है IFSC कोड लिख देना है। अब उसके बाद से देखिए आपको आधार कार्ड का नंबर इधर लिखना है और इधर नाम लिखना है, और उसके बाद से ये नहीं फिल करना है, ये खाली छोड़ देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है, देखिए यहाँ नंबर लिखना है, यहाँ नंबर लिखना है और यहाँ नाम लिखना है। अब उसके बाद से यहाँ पे बोला भी गया है कि ये आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मैंडेटरी है IFSC कोड के साथ, वो आपको फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग में एम्प्लॉई ऑफ मेंबर है, सिग्नेचर ऑफ मेंबर, यानी कि आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, जो एम्प्लॉई है उनका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे डेट और प्लेस लिखा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप क्लियर कर रहे हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है, आपके हिसाब से सही है। ये एक तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी का जो काम है वो आपके एम्प्लॉयर का है। देखिए ये डिक्लेरेशन बाई प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर ये सारा कुछ डिक्लेयर करेगा,
और वो ही इधर अप्रूव करने वाला है। अब उसके बाद से ये जो आपका एम्प्लॉयर है ये आपके पीएफ ऑफिस पे जमा कर देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चूंकि आपने पूरा पुरानी एम्प्लॉयमेंट का डिटेल इधर दे दिया है, तो अगर आपका डिटेल ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर ने डिटेल आपकी केवाईसी वगैरह अप्रूव किया हुआ है डिजिटली, तो आपका जो अकाउंट है और डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट होना चाहिए, अपडेट है पुरानी कंपनी में, तो आपको पूरा पैसा निकल करके करेंट वाली कंपनी में आ जाएगा, आपको ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म नंबर 11 फिल करना है। काफी लोगों के डाउट थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। हालांकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और होना चाहिए था मेरे हिसाब से। काफी लोग भी कमेंट करेंगे कि भैया एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो उसके लिए ऑप्शन तो नहीं दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केवल और केवल पिछली कंपनी में आप जॉब छोड़ते हैं ना, उसके बाद से नई वाली कंपनी में आते हैं तो उसके लिए है। अब मान लीजिए कि आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया, तो आप एक बार अपने एम्प्लॉयर से डिस्कशन कर लीजिए और उसके बाद से एक से ज्यादा फॉर्मेट ये फिल करके भी सबमिट कर सकते हैं, यदि आपका एम्प्लॉयर अलाउ करता है तो ये केवल ऑप्शनल है। बाकी ये पुरानी कंपनी का आपको डिटेल तो इस तरीके से ही फिल करना है। और जैसा कि हमने जाना है कि ये जो लोग अगर बिल्कुल नए ही है कंपनी में, पुरानी कंपनी में काम नहीं किया हुआ है, कहीं भी काम नहीं किया है, या फिर काम तो किया है लेकिन पीएफ नहीं कटा है, तो उनके लिए भी है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस उनके लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि आज के इस नए वीडियो में डिटेल्स में जाना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।